हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। लास्ट वीडियो क्लास में हमारी हेडिंग कवकों का आर्थिक महत्व स्टार्ट हो गई थी, जिसमें से हम कवक किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं ये हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब लाभ कवकों के से क्या लाभ होते हैं ये हेडिंग हमारी चल रही थी, जिसमें से हमारा उद्योगों में किस प्रकार कवक सहायक होते हैं वो उद्योगों में हेडिंग चल रही थी, जिसमें से पनीर के उत्पादन में हेडिंग हो गई थी, बेकरी उत्पादों के निर्माण में हेडिंग हो गई थी। आज हम तीसरी हेडिंग देखेंगे, सी नंबर, अल्कोहल के निर्माण में कवक किस प्रकार सहायक है। अल्कोहल के निर्माण में ठीक है। अल्कोहल के निर्माण में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ठीक है, यानी ईस्ट के द्वारा शर्करा का किण्वन कर एथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है ठीक है, जिसका उपयोग अनेक प्रकार की शराब बनाने में किया जाता है ठीक है। तो ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। तो लिखेंगे अल्कोहल के निर्माण में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ठीक, ईस्ट के द्वारा शर्करा यानी ग्लूकोज शर्करा का किण्वन कर एथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग अनेक प्रकार की शराब बनाने में किया जाता है ठीक है। मॉल्ट एक कवक है। मॉल्ट के किण्वन से बियर तथा अंगूर के रस के किण्वन से वाइन बनाई जाती है। सॉरी, मैंने यहाँ मॉल्ट कवक बोला, ये कवक नहीं है। जिस प्रकार यहाँ ग्लूकोज के किण्वन से यानी शर्करा के किण्वन से ईस्ट के द्वारा शराब बनाई जाती है, उसी प्रकार मॉल्ट के किण्वन से बियर बनाई जाती है और अंगूर के रस के किण्वन से क्या बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है ठीक है। अगली हमारी हेडिंग है अम्ल के निर्माण में। लिखेंगे इसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल किण्वन क्रिया द्वारा कवकों से प्राप्त किए जाते हैं, जो निम्न है ठीक है, जो निम्न है।
ठीक है, तो कौन कौन से कवक से कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरफ हम कवक लिख लेते हैं और दूसरी तरफ अम्ल। ठीक है, सेट्रोमाइसीस पेफेरियोर ये कवक है। सेट्रोमाइसीस पेफेरियोर, इससे सिट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। सिट्रिक अम्ल। म्यूकर एवं राइजोपस, म्यूकर एवं राइजोपस, इनसे फ्यूरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है, आपको कवक के नाम और उनसे कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं ये आपको याद होने चाहिए अच्छी प्रकार से। राइजोपस और आइजी, इससे लैक्टिक अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर है एस्परजिलस नाइजर से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ प्रमुख कवक हैं जिनसे कुछ विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अगला है हमारा ई नंबर, एंजाइम्स निर्माण में। एंजाइम्स निर्माण में। ठीक है, लिखेंगे कवकों से कुछ एंजाइम्स भी प्राप्त किए जाते हैं जो निम्न है। ठीक है, पहला है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम एस्परजिलस ओराइजी द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, दूसरा हमारा एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम, जो ईस्ट से सैक्रोमाइसीस सेरेवेसिस से पाया जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम सैक्रोमाइसीस सेरेविसी द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला है हमारा एफ नंबर,
वसा उत्पादन में, वसा उत्पादन में कुछ कवकों के द्वारा वसा का उत्पादन भी किया जाता है, जैसे एस्परजिलस फिसेरी, एस्परजिलस फिसेरी आदि। अगला है हमारा विटामिन निर्माण में, विटामिन निर्माण में, ठीक है। कुछ कवकों के द्वारा महत्वपूर्ण विटामिन राइबोफ्लेविन तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कवक सैक्रोमाइसीज सेरेविसी द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया उद्योगों के निर्माण में कवकों द्वारा लाभदायक, ठीक है ना, कि किस प्रकार कवक उद्योग के निर्माण में सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा, भूमि की उर्वरता में, ठीक है। तीसरा है हमारा भूमि की उर्वरता में, ठीक। अनेक प्रकार के कवक जैसे पेनिसिलियम, राइजोपस आदि श्लेष्मीय, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ स्राव करते हैं, श्लेष्मीय पदार्थ स्रावित करते हैं, जो मृदा को आपस में बांधने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ ईस्ट में नाइट्रोजन यौगिकीकरण कणों की क्षमता होती है, कणों की क्षमता
पाई जाती है जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ठीक। चौथा है रंग निर्माण में। रंग निर्माण में लिखेंगे लाइकेन जिनसे विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा पांचवा है औषधि निर्माण में। औषधि निर्माण में कवकों से अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं जो रोग फैलने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। ये क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है ना। जो कवकों से जो अनेक प्रकार की औषधि पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्योंकि जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको ये क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है। तो कवकों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं वो निम्न हैं। तो उनके नाम देख लेते हैं। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, आदि। छठा है हमारा जीव विज्ञान संबंधी खोज में। जीव विज्ञान संबंधी खोज में कुछ कवक जैसे ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया, न्यूरोस्पोरा, एस्कोबोलस आदि का उपयोग अनेक संस्थानों में आनुवंशिकी उपापचय तथा कोशिका विज्ञान की खोजों में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारी लाभदायक क्रियाएं। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे हानिकारक, कवकों से होने वाले हानिकारक। ठीक है, कवक किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है उन्हें हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कवकों से होने वाली हानियां। तो हेडिंग डालेंगे कवकों से होने वाली
हानिकारक क्रियाएं। ठीक है, तो कवकों से होने वाली हानिकारक क्रियाएं। कवकों की अनेक जातियां, ठीक है, कवकों की जो अनेक जातियां होती हैं वो पौधों में, पशुओं में, मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं और साथ ही साथ दैनिक जीवन में काम आने वाली बहुत सी वस्तुओं पर संक्रमण कर उन्हें क्या कर देती है, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो कवकों की ऐसी अनेक जातियां होती हैं जो जिससे पौधों में, पशुओं में और मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाली ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिसमें वे संक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इनसे होने वाली हानिकारक प्रभाव निम्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप में रोग। पादप में कवकों की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अधिकांश परजीवी एवं मृतोपजीवी कवक पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन रोगों द्वारा प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए की कीमत की फसलें नष्ट हो जाती हैं। ये रोग विभिन्न हैं, जैसे आलू का वाट रोग, ठीक है, ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम नामक कवक द्वारा होता है। ठीक है, वाट रोग, गन्ने का लाल विगलन, ये कोलेटोट्राइकम फाल्टिकम नामक कवक द्वारा होता है। ठीक है, मूंगफली का टिक्का रोग, ये स्पोरा परसोनेटा नामक कवकों द्वारा होते हैं। ठीक है, ये कुछ एक दो रोग हैं जो कवकों द्वारा पौधों में होते हैं, और भी रोग हैं, ठीक, लेकिन एक दो मैंने आपको लिखवा दिया, इतना ही काफ़ी है। दूसरा है जंतुओं में रोग, ये कवकों द्वारा पादप में था
दूसरा है जंतुओं में रोग, जंतुओं में रोग। ठीक है, कुछ कवक जंतुओं में परजीवी के रूप में रहते हैं तथा उनमें अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। ठीक है, जैसे एक कवक है एंटोमोफ्थोरा, की जो जातियां हैं, की जातियां कीटों व अन्य जंतुओं में परजीवी के रूप में रहती हैं, परजीवी के रूप में रहती हैं और रोग उत्पन्न करती हैं, करती हैं। ठीक है, मनुष्यों में रोग, ठीक है, तो मनुष्यों में होने वाले दाद, जिसे हम इंग्लिश में रिंगवर्म भी बोलते हैं, रिंगवर्म, धब्बे, खुजली, एथलीट फुट आदि चर्म रोग कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये रोग ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा उत्पन्न होते, नामक कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगला है हमारा खाद्य पदार्थों का विनाश। ठीक है, खाद्य पदार्थों का विनाश। कुछ कवकों की ऐसी जातियां होती हैं जो अनेक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले हुए जैसे मुरब्बे, डबल रोटी, अचार, रोटी, फलों आदि पर पहुंचकर कवक जाल का निर्माण कर इन्हें क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, आपने अचार और मुरब्बे में देखा है सफेद कलर की जो पपड़ी पड़ जाती है। ठीक है, अगर आपने ब्रेड को खुले में रख दिया हो तो उसमें हरे कलर की एक परत पड़ जाती है। ये सब क्या है, ये सब कवक है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कुछ कवकों की जातियां जैसे म्यूकर, राइजोपस, ईस्ट, ठीक है, पेनिसिलियम आदि अनेक खाद्य पदार्थों को
नष्ट खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले हुए मुरब्बे, डबल रोटी, अचार, रोटी, फल आदि में पहुंचकर कवक जाल का निर्माण कर इन्हें संक्रमित कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ, ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट थे जो कवकों द्वारा हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, कवकों द्वारा पादपों में भी रोग होते हैं, जंतुओं में भी रोग हो जाते हैं, मनुष्यों में भी रोग हो जाते हैं और ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कवकों से हमने देखा कि कवकों से हमें क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। तो ये हेडिंग हमारा खत्म हो गया। अगली हेडिंग है हमारा कवकों का वर्गीकरण। ठीक, अगली हेडिंग हमारी क्या है? कवकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, तो कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, जिसमें से फाइकोमाइसिटीज में अपटीय कवक सूत्र पाया जाता है। ठीक है, अपटीय कवक सूत्र हम उन्हें कहते हैं जिनमें पट नहीं पाया जाता। ठीक है, इनके जो केंद्रक हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, ये सकेंद्रीय होते हैं, मतलब इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी तीनों में कैसे कहते कवक सूत्र पाया जाता है? पटीय कवक सूत्र पाया जाता है। तो लिखेंगे कवकों को 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हमारा फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, दूसरा हमारा है एस्कोमाइसिटीज। तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, जिसमें फाइकोमाइसिटीज में कैसा कवक सूत्र पाया जाता है? अपटीय कवक सूत्र पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, इनमें जो लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन भी होता है। फाइकोमाइसिटीज को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक, वो 3 उपवर्ग कौन से हैं? ट्राइकोमाइसिडिटी,
उमाइसिडिटी और जाइकोमाइसिडिटी। ठीक है, इन 3 उपवर्गों में फाइकोमाइसिटीज को बांटा गया है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में किस प्रकार का कवक सूत्र पाया जाता है? पटीय कवक सूत्र पाया जाता है। ठीक है, इनमें चल बीजाणु नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन ओडिया द्वारा या कुनेडिया द्वारा होता है। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज, इसमें भी पटीय कवक सूत्र पाया जाता है। चलन कोशिकाएं नहीं होती हैं। जनन अंग भी स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन इसमें होता है। ठीक, ड्यूटेरोमाइसिटीज में इसमें भी पटीय कवक सूत्र पाए जाते हैं। ठीक, लैंगिक जनन इसमें नहीं होता है। अलैंगिक जनन कोनेडिया द्वारा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। इन चारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।